ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी सारी दे रहा है वो। तो देखो क्या क्या दे रखा है। E1 हमको दे रखा है, ये क्या है, E1 है। जो E1 है वो हमारा कितना दे रखा है, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो है वो हमारा दे रखा है 6600 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 440 दे रखा है, लेकिन किस में है, वाइंडिंग, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है, सॉरी स्टार में है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में, मतलब क्या हो जाएगा 440/√3। और √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। E2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। E2 बराबर कितना हो जाएगा, 440, और नीचे से पॉइंट उठाओगे तो 3 जीरो ऊपर आएंगे, नहीं 10⁻³ लिख दिया हमने, और पॉइंट में कितना हो जाएगा, 1732 हो जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 220। फिर से 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 110। फिर से इसको 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, और फिर इसको काट दो, 11 से काट लो, 11 कम 11 जीरो हो गया, और 11 तेई 33, और कितना बचेगा यहाँ, 10 11 99। ठीक है, 103 बच रहा है। तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू तो ले नहीं पाओगे, पॉइंटों में आ जाएगा। तो हमने ऑप्शन देखे कि ऑप्शन जो है मतलब कि 55 55, 32 32, यानी कि 476, और मतलब दूरी दूरी पे है, मतलब ऑप्शन जो है वो जो है पास पास में नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो हमने क्या किया कि 11 9 99, 9 बार में हमने भाग दिया कि 11 9 99 बार पूरा पूरा कट गया। तो हमारा कितना बचा है, 11 99 39 आ गया, यानी बचा हमारा ऊपर 1000 बटे कितना बचा, 39 बचा, 1000/39। तो 39 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 40 लिखे ले रहे हैं। 39 को क्या लिखे ले रहे हैं हम लोग, 40 लिखे ले रहे हैं। जब 1000/40 से इसको जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो जो E2 है वो हमारा कितना, मान लिया कि जो E2 है वो हमारा कितना है, 25 वोल्ट है, सॉल्व करने के बाद इतना सब कुछ। ठीक है, तो जो E2 है वो हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हमको बताना क्या, हमने बताना है कि निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज में टर्नों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ टर्न्स बताने की, प्राइमरी में कितने हैं और सेकेंडरी में कितने हैं। ठीक है, तो ठीक है, और क्या दे रखा है कि ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज दे रखा है। प्रति टर्न वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि प्रति टर्न वोल्टेज V/N का मान दे रखा है कितना, 7.9, क्योंकि जिसके साथ प्रति लगा है वो हमेशा अपॉन में रहता है। प्रति टर्न, तो टर्न यानी नीचे आ जाएगा, वो वोल्टेज ऊपर हो जाएगा, तो V/N का मान जो है वो 7.9 वोल्ट दे रखा है। इतनी चीज़ें दे रखी है। ठीक है, तो फिर हमको रिलेशन पता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है कि देखो इतनी चीज़ें अपने पास नोट कर लो, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमको ये सब दे रखा था कि E1 का मान कितना है, E2 का मान मालूम था कि हमारा E2 का मान जो है वो हमारा 25 है, V/N का रेशियो मालूम था। तो ये हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में E1/E2 बराबर V1/V2 होता है। तो हमें क्या मालूम है कि V/N पता है, यानी कि V का मतलब क्या हो गया, E। ठीक है, तो हमने E1 और बटे में क्या कर लिया, V1, E1/V1 बराबर E2/V2 बराबर में रेशियो कितना हमें मालूम है कि 7.9 का रेशियो है। तो पहले हम इन दोनों को लेके हल कर लेंगे, E1/V1 बराबर 7.9। ठीक है, वहाँ से हम लोग वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, N1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, टर्न प्रति वोल्टेज। ठीक है, सॉरी मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या, E1 बराबर N1, यहाँ पे N1 होगा। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, N1/N2, यानी E1/E2 बराबर N1/N2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1/N1 बराबर में E2/N2 बराबर 7.9 दे रखा है। तो पहले इन दोनों को लेके हल कर लेंगे, इसके बाद E2/N2 बराबर 7.9 लेके वहाँ से हम लोग क्या N2 का मान निकाल लेंगे। इतना काम करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या लिखा, E1/N1, E1 का मान कितना है हमारा, 6600 वोल्ट है। तो 6600 वोल्ट बटे N1 मालूम नहीं है, और बराबर में कितना 7.9 है। तो N1 बराबर कितना हो जाएगा, 6600 बटे में 7.9। जब इसको पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर हो जाएगा। तो सीधा तुम क्या करो कि
66,000 में भाग दे दो 79 का। तो जब 79 का तुम 66,000 में भाग दे दोगे तो देखो कितनी बार जाएगा। पहली बार जाएगा तुम्हारा 8 बार में, ठीक है, 632 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, घटाया 28 आ गया, एक जीरो ये ऊपर नीचे उतार लिया, 280 हो गया। इसके बार में 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। इसके बाद कितना बचेगा, 43 बचेगा, एक जीरो फिर उतरेगा ये वाला। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जा रहा है, कितना हो जाएगा, 395। कितना बचा नीचे, 35, यानी पॉइंट समथिंग होगा कुछ, ठीक है, 835 पॉइंट समथिंग होगा कुछ। कितना हो जाएगा, 835 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 835 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो 835 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि N2 जो है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न कितने, 835 के आसपास है। तो देखो 835 के आसपास कहाँ पे है, बी और डी ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि बी होगा या फिर डी होगा ऑप्शन, ठीक है। चलो इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद देखो हम क्या निकाल लेते हैं, E2 बटा N2 बराबर, ठीक है, E2 बटा N2 बराबर क्या हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा। E2 का मान हमारा कितना निकला है, 25 बटे 7.9 और बराबर में कितना हो जाएगा, N2। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, जब इसका भाग दोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे 7.9 की जगह पे 80 है मान लो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 8 त्रिक 24, 3 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि 32 होगा। 8 त्रिक 24 यानी 30 पॉइंट करके कुछ आएगा जब इसको भाग दोगे। तो इसका मतलब कौन से ऑप्शन, देखो क्योंकि वेरिएशन बहुत है ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में जो है 55 दे रखा है और एक में 32 दे रखा है, तो वेरिएशन बहुत है, तो थोड़ा बहुत हम लोग हेरा फेरी कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 32 और 835 है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे बहुत ही ज़्यादा मैथ तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, एलिमिनेशन की ट्रिक मालूम होगी, तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे बहुत अच्छे से। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन लास्ट में अटेंड करने वाले, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। इसमें अगर पढ़ जाओगे तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही तुम्हारे छूट जाएंगे लास्ट में, ठीक है। जो पता चले पढ़ के भी आंसर देने वाले थे जो क्वेश्चन ITI में, वो केवल न्यूमेरिकल की वजह से 6-7 क्वेश्चन तुम्हारे छूट गए और टाइम कम पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि लास्ट में अटेंड मारो, सीधा अपने हाथ में नंबर लिख लिया पेन से कि हमको ये नंबर क्वेश्चन अटेंड मारना है बाद में, ठीक है, और उस हिसाब से टाइम लेके काम करो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 336 नंबर क्वेश्चन। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पक्ष पर परिचालक वोल्टता जो है 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोध का द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक में धारा का परिकलन करना है कि द्वितीय में धारा हमारी कितनी है, ठीक है। चलो कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पक्ष पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है और एक 5 ओम प्रतिरोध का द्वितीयक, 5 ओम प्रतिरोध का कोई चीज़ है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा गया है। तो बताओ उसमें धारा कितनी जाएगी, जो 5 ओम का जुड़ा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसमें हमारी धारा कितनी जाएगी, ये हमको पता करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर देखो, तो N1 बटे हमें पता है कि N1 बटे N2 बराबर में क्या होता है, E1 बटा E2 होता है, ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक पर 2000 फेरे हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2000, और द्वितीयक में कितना है 200 फेरे हैं, बराबर में प्राथमिक पक्ष पर परिचालक वोल्टता जो है हमारी कितनी है 100 वोल्ट है। अपॉन में हमको E2 नहीं पता, E2 पता करनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ये सेकेंडरी में जो वोल्टेज है E2 जो है वो हमारा कितना है 10 वोल्ट का है, ठीक है। और जो सेकेंडरी में जो प्रतिरोध लगा है वो उसका मान कितना है 5 ओम है। तो V बराबर IR से लगा लो नियम, V बराबर IR से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। V अपॉन में R, तो V का मान कितना है 10 वोल्ट बटे में R का मान कितना 5, 5 दूना 10 यानी कि 2 एम्पियर। यानी जो धारा है वो हमारी कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 337 नंबर क्वेश्चन की। 337 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो इसमें क्या 337 नंबर क्वेश्चन में नोट सही कर लेना, 0.1 वेबर लिखा है, तो 0.01 वेबर, 0.01 है वेबर, ठीक है। तो 0.01 वेबर शिखर मान की एक जया वक्री, ठीक है, आलकोचन एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के साथ बंद होता है।
अगर द्वितीयक में 10 फेरे हैं तो द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का गणना करना है। हमें विद्युत वाहक बल बताना है कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। जो ट्रांसफार्मर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला यानी कि ई बराबर होता है 4.445 एन, 4.445 एफ एन। वैल्यू रख लो तो 4.445 का मान कितना हो जाएगा, 0.01। और एफ फ्रिक्वेंसी का मान कितना दे रखा है, 50 हर्ट्ज। और चक्रों की संख्या, क्योंकि हमें चक्रों की संख्या कितनी दे रखा है, 10 फेरे दे रखे हैं। 10 फेरे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से 0.01 है, तो जब इसको 50 और 10 का मल्टीप्लाई तो 500 हो जाएगा। तो 500 इंटू 0.01, ठीक है। तो 500 से 100 बाहर निकाल लो, तो 100 इंटू 0.01 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमारा बचेगा केवल 4.44 इंटू कितना बचेगा, 5। तो 5 चौका 20, 5 चौका 2 और 5 चौका 22, यानी 22.2 कितना आ जाएगा, 22.2 वोल्ट। यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 22.2 वोल्ट। तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज है, ठीक है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो हमारा कितना हो जाएगा, 22.2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात जो है वो इतना है। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो फेरा अनुपात है वो हमारा कितना है, 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई बताना है, ठीक है। फेरा अनुपात का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि हमारा फेरा अनुपात का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न का जो अनुपात है N1 अपॉन में N2, वो हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। तो किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात जो है 10 है। यदि इनपुट सप्लाई जो है 50 हर्ट्ज है, जो इनपुट सप्लाई है एफ जो है वो 50 हर्ट्ज है, तो हमें आउटपुट सप्लाई बतानी है कि आउटपुट सप्लाई कितनी होगी, ठीक है। आउटपुट सप्लाई बतानी है कि जो आउटपुट सप्लाई है वो हमारी कितनी होगी, ठीक है। चलो अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में चेंजमेंट तो होता नहीं है, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, आउटपुट सप्लाई कितनी है। और अब देखो क्या पूछा, आउटपुट सप्लाई कितनी है, V1 पता है, E2 पूछा है, क्या पूछा है ये तो पता ही नहीं हमको। जब हमने ऑप्शन देखा तो देखा हर्ट्स है, जब हमने ऑप्शन को देखा तो देखा हर्ट्स है। तो यहाँ से पता चला कि हमको पूछना चाह रहा है कि जो इनपुट में हमने 50 हर्ट्स की जो दी है इनपुट सप्लाई, तो आउटपुट में कितने हर्ट्स की सप्लाई मिलेगी। ये तो हमें पता है कि हमारा जो है पावर और फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, तो इसका मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी हमने दी होगी आउटपुट में भी हमको उतनी ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना था ये तो क्वेश्चन में बता नहीं रखा था, लेकिन जब हमने ऑप्शन देखा तो हमें पता चला अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी हमने इनपुट दी है 50 हर्ट्स की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर यहाँ पे मान लो 25 हर्ट्स लिखा होता तो 25 हर्ट्स आंसर होता हमारा आउटपुट में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 339 नंबर क्वेश्चन की 339 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात जो है 100 है यदि प्राथमिक धारा इतनी है। कितना सरल सवाल है। फेरा अनुपात यानी कि N1/N2 जो है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 है। किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात यानी N1/N2 कितना है, 100 है। देखो अब ये N1/N2 कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। यदि प्राथमिक में धारा यानी I1 का मान दे रखा है जो है वो हमारा कितना 100 है, तो हमें बताना है कि द्वितीयक में धारा कितनी होगी। तो हमें पता है N1/N2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 अपॉन में I1 हो जाएगा। धारा में उल्टा अनुपात होता है। N1/N2 हमारा दे रखा है 100, बराबर में I1 दे रखा है 100, और बटे में कितना हो जाएगा, सॉरी I1 100 दे रखा है ना, तो I2 में ज्ञात करना है, तो I2 में ज्ञात करना है। तो I2 और बटे में I1 कितना है हमारा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस हिसाब से तो हमारा आंसर I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीयक में जो धारा है हमारी कितनी हो जाएगी, 10,000 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। द्वितीयक में धारा कितनी हो जाएगी, 10,000 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
लेकिन बुक में क्या दे रखा है कि इसका आंसर बी दे रखा है। बुक वालों ने क्या किया है कि उसको क्या मान लिया, N2 अपॉन में N1 बराबर 100 मान रखा है। ठीक है, तो ये मतलब कंडीशन ऐसी है कि पता नहीं कब विभाग, कौन सा विभाग क्या मान ले। ठीक है, लेकिन तुमको हम बताते हैं सी ऑप्शन आंसर क्यों होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर है, वितरण ट्रांसफार्मर है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। यहाँ से क्या पता चल रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या ज़्यादा होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होगी। इसका मतलब जो हमारा, जो हमने सॉल्व किया बिल्कुल सही सॉल्व किया, क्योंकि हमने क्या माना, N1/N2 बराबर में 500 दे रखा है। इसका मतलब ये 500 बटे में, सॉरी मतलब 100 दे रखा है, अनुपात 100 है, तो 100 और बटे में हमने मान लिया 1 है। इसका मतलब प्राइमरी में 100 चक्कर थे तो N2 में हमारे सेकेंडरी में कम चक्कर होते हैं, यानी 1 चक्कर है। यानी हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व किया है। लेकिन जो बुक वाले हैं उन लोगों ने क्या किया है कि N2 अपॉन में N1 बराबर 100 माना है। लेकिन देखा जाए रूल के हिसाब से तो हम लोग का सही है, तो सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट नहीं होगा। लेकिन अब यही है कि पता नहीं कौन सा विभाग क्या मान ले, उसने N2 अपॉन में N1 माना है, तो इसमें से क्या है, इसमें पहले इसको दे रखा, मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा होना चाहिए था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अनुपात जो है वो 100 है, कि सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग अनुपात 100 है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी एक तरह से देखा जाए तो अधूरा है ये। ठीक है, तो फिलहाल अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन राइट होगा। अब तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा क्यों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टन तथा सेकेंडरी में 50 टन है। अब देखो जैसे इसमें दे रखा है प्राथमिक में टन, सेकेंडरी में इतना है। ठीक है, या फिर ऐसे दे रखा है कि प्राथमिक और सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या का अनुपात इतना है। इस तरह से दे रखा होता तो पहले वाले क्वेश्चन में 339 में, तब हमें अच्छा रहता करने में। खैर छोड़ो, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पता है N1/N2 बराबर में क्या होता है, E1/E2 होता है। जो जो वैल्यू दे रखा रख के हल कर लो। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टन है, तो प्राथमिक में हमारे 200 टन है, और सेकेंडरी में जो हमारे 50 टन है, और प्राथमिक में जो वोल्टेज है वो हमारा 240 का है। तो हमें क्या बताना है, सेकेंडरी का वोल्टेज बताना है। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको करा, 5 चौका 20, 4 से इसको 4 6 24, यानी 60 आ जाएगा। 60 वोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 वोल्टेज का हो जाएगा। सेकेंडरी में वोल्टेज जो है 60 वोल्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में जो है 200 टन है और द्वितीयक में जो है 50 टन है। N1 हमारा दे रखा है 200 टन और सेकेंडरी में दे रखा है हमारा कितना है, 341 नंबर क्वेश्चन था। तो 11 kV 433 वोल्ट, मतलब कि ये है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी 11 kV की प्राइमरी दी है और सेकेंडरी वोल्टेज 433 वोल्ट का मिला है। और कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पर 100/5 एम्पियर CT को प्राथमिक से जोड़ा गया, मतलब CT ट्रांसफार्मर है, मतलब 100/5 का मतलब ये हुआ, CT ट्रांसफार्मर मतलब जो 100 एम्पियर की जो धारा है, जो हमारी 100 एम्पियर की जो धारा है, ठीक है, वो हमारी क्या है, 5 एम्पियर की धारा को शो करेगा। क्योंकि CT ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है, अनुपातिक स्केल का यूज करते हैं, यानी कि 100 एम्पियर की धारा जो है वो 5 एम्पियर की धारा शो की गई है। जो 5, यानी कि CT ट्रांसफार्मर जो 5 एम्पियर धारा दिखा रहा है, तो एक्चुअली में वो 5 एम्पियर धारा नहीं, वो 100 एम्पियर की धारा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कितने गुना है, अनुपात निकाल सकते हैं कि किस हिसाब से कितना अनुपात है। तो देखो कि जो 5 एम्पियर जो धारा है वो कितने को शो कर रहा है, वो 100 एम्पियर की धारा को शो कर रहा है। तो एक एम्पियर की जो धारा है वो कितने को शो करेगा, तो 100/5, यानी कि 5 दूना 10, यानी 20 एम्पियर, यानी 20 गुना। जो एक एम्पियर की धारा है वो अपने से 20 गुना धारा को शो करता है। ठीक है, तो हमें केवीए बताना है, तो आउटपुट कितना है, 433, यानी ये हमें 20 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 गुना मिलेगा। तो 433 इंटू कितना कर लोगे, 20 कर लोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 8660 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 342 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 342 नंबर क्वेश्चन जो है बेमतलब का सवाल है। ठीक है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, खुद ही में कन्फ्यूजन है उसको, शायद हो सकता है हमें कन्फ्यूजन हो। तो हमें तो कुल मिला के सवाल ही समझ में आया, किस तरह से सॉल्यूशन भी हमने देखा, हमने कि सॉल्यूशन समझने की कोशिश की, ये भी समझ में नहीं आया, तो उसको छोड़ दो। अगर इन फ्यूचर आएगा तो देख लिया जाएगा इसको,
और वैसे भी इसरो वगैरह में पूछा है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं। इसरो का मतलब समझ रहे हो, जहाँ अपने वैज्ञानिक लोग रहते हैं भारत के, वो इसरो। जब चंद्रयान 2 हुआ था तो देखा होगा इसरो का कितना नाम आया था। ठीक है, कह रहा है किसी 230/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से आवेशित किया जाता है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा, ये हमको बताना है कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमें मालूम है कि E1/E2 जो है हमारा दे रखा है 230/6 दे रखा है। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग का 110 दे रखा है। सेकेंडरी का वोल्टेज हमसे पूछ रखा है, किसका पूछ रखा है, सेकेंडरी का वोल्टेज पूछ रखा है। हल कर लो इसको, तो E1/E2 बराबर में क्या हो जाएगा, V1/V2, यानी कि E1/E2 वोल्टेज का मतलब क्या, E1। ठीक है, देखो ज़रा, देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है तुमको अपने आप बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्राइमरी में हमारा 230 वोल्ट है, तो सेकेंडरी से हमको 6 वोल्ट मिलता है। कह रहा है यदि हम 110 वोल्ट का प्राइमरी वोल्टेज दें तो हमको कितना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि जो इन लोगों ने सॉल्व किया है वो अंधाधुंध सॉल्व कर दिया है। सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। देखो किस तरह से हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला किस तरह से बना रहे हैं। देखो पहले तो हम इसको बता देते हैं फॉर्मूला किस तरह से हमने बनाया है इसका। V बराबर हमने पढ़ा था IR, पढ़ा था। जैसे मान लो 2 तार हैं, एक तार ये एक तार ये, हमने कह दिया इन दोनों तारों के वोल्टेज बराबर है, इन दोनों तारों को वोल्टेज बराबर है, यानी I1 धारा है, यहाँ R1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ R2 है, और ये V1 है और ये V2 है। हमने बोल दिया कि V1 बराबर V2 है, ये हमने कंडीशन दे रखी है। और हम कह दें कि बताओ, हमने कहा I1 अगर I1 हमारा 10 है और R2 हमारा 100 है। ठीक है, R2 हमारा 100 है, और हम कह दें कि जो प्रतिरोध है वो हमारा कितना है, 25 है। तो ये बताओ धारा कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। तो हमें पता है कि V1 बराबर V2 मतलब इन दोनों का I1, V1 बराबर V2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I1 R1 बराबर I2 R2 है, यानी कि 10 इंटू 100 बराबर में कितना हो जाएगा, I2 नहीं पता है x, और इंटू कितना हो जाएगा 25, और 25 का 140, यानी कि 400 एम्पियर की ये धारा हो जाएगी हमारी। इस तरह से निकाल सकते थे, मतलब एक ही सवाल की 2 कंडीशन देगी। तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी दे रखा है। तो हम लोग मान सकते हैं कि E1/E2 ये पहले वाली की कंडीशन हो गई, और बाद वाली की कंडीशन हमारा फिर से प्राइमरी में हमारा 110 E1 बराबर E2, ये कंडीशन हम इस तरह बना सकते थे। तो पहले हमारा 230 वोल्ट था, वो बदल के 6 वोल्ट कर देता था। अब हम अगर 110 वोल्ट देंगे तो वो बदल के कितना कर देगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ से काट पीट के जब हल करोगे तो x का मान बिल्कुल डायरेक्ट हमारा पूरा पॉइंट टू पॉइंट निकल के आएगा, 2.86 निकल के आएगा, 2.86 वोल्ट। ठीक है, तो बुक में गलत सॉल्व कर रखा है। ठीक है, बस हवाबाजी कर दी है, दुगना कर दिया है। दुगना कहाँ से कर दिया है, ठीक है, क्योंकि एक 230 का जो आधा होगा वो हो जाएगा 115। ठीक है, वेरिएशन आ जाएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि रटने वाला क्वेश्चन है, क्या किस तरह से पूछ रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका नाम ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, और ये कहाँ इसरो वगैरह में पूछा गया है, तो जानते हैं उसमें बीटेक का लड़का, डिप्लोमा का हर आदमी घुसा होता है जी। इसका मतलब ये हमारा अपना नहीं है, डिप्लोमा का क्वेश्चन होगा ये कहीं। ठीक है, डिप्लोमा में होगा, तो जब आया है तो उसको एक तरह से रट लो उसको। ठीक है, रटने में ही भलाई है। ठीक है, तो कह रहा है ग्रुप डाई 11 ट्रांसफार्मर विपरीत दिशा सदिश घूर्णन में LV WR, क्वेश्चन ही हमारा का बोल रहा है ये। ठीक है, कितना कोण शिफ्ट हो जाएगा, तो भैया याद कर लो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। कि हमें वैसे पता है कि वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो इस तरह से भी याद रहेगा तुमको, माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, रटने वाला क्वेश्चन है, रट के निकल लो उसको किनारे, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नाम ही हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि किसी ट्रांसफार्मर का परिणमन ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात इतना है
और प्राथमिक वाइंडिंग में जो है हमारा 110 वोल्टेज है, तो द्वितीयक में वोल्टेज बताओ। तो यानी कि N1 अपॉन में N2 बराबर जो है हमारा 1/4 दे रखा है, ठीक है। और जो प्राथमिक वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो हमारा E1 जो है वो हमारा कितना दे रखा है, 110 वोल्ट दे रखा है। तो हमको बताना है कि द्वितीयक में वोल्टेज कितना होगा, E2 बताना है। तो N1/N2 बराबर E1/E2 होता है। तो यानी कि 1/4 बराबर में कितना हो जाएगा, 110, और बटे में E2 में पता करना है। तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 यानी 440 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 440 वोल्ट हो जाएगा। 440 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किताब वाले पगला गए, बी ऑप्शन लिखा है लेकिन इसका सोल्यूशन 440 वोल्ट दे रखा है। लिखा भी है लेकिन आंसर देखो उसी में सोल्यूशन में 440 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 345 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो जब भी देखो रेशियो जब ना दे तो उसको N1/N2 ही मानो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 346 नंबर क्वेश्चन पे। 346 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ये भी एक तरह से क्या है कि अगर तुमने पहले नहीं लगाया तो तुमको नहीं आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्वाप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्शन का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5 मिली हेनरी दे रखा है। तो सेल्फ इंडक्शन को किससे शो करते हैं, सेल्फ इंडक्शन को हम लोग एल से दिखाते हैं। तो वो दे रखा है 5 मिली हेनरी दे रखा है। और वाहिद धारा जो है, जो धारा है वो हमारी कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर की दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडल में संचित ऊर्जा बतानी है। संडित लिखा है, तो संडित नहीं है, संचित ऊर्जा। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हाफ Li²। ये पढ़ा हुआ है ना, किस में पढ़ा हुआ लोग, शायद AC थ्योरी या फिर कुंडली वगैरह जहाँ पढ़ा था वहाँ हमने बताया था कि जो कुंडली होती है उसमें संचित ऊर्जा कितनी होती है, हाफ Li² होती है। जिस प्रकार से कैपेसिटर में पढ़ा था हाफ CV², उसी प्रकार से इंडक्टर में हाफ Li² होता है। तो क्या दिक्कत है, सब चीज़ें पता है। 1/2, एल का मान कितना है, 5 मिली हेनरी इंटू I² 10 × 10, ठीक है। और हमारा क्या है, मिली हेनरी, मिली को जब चेंज करोगे तो क्या होगा, 5 × 10⁻³ होगा। तो इसको 10⁻³ हमने इसको यहाँ लिखे ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो देखो 10⁻³ है, ठीक है। तो ये 2 जीरो तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 10⁻⁻, केवल 1 बचा है। और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 इंटू 10⁻⁻⁻, यानी कि 1 + 10⁻0 बचा। 10⁻0 किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है शायद। हाफ है 1/2, एल का मान 5 मिली हेनरी, और I² 10 × 2, 10 इंटू, अच्छा 10 × 10 है, 10² हो जाएगा ना, ठीक है। 10⁻³ 10 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻1 बचेगा 1/10, यानी कि इसको ऐसे लिख लो 1/2 इंटू 5 और इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है। अच्छा अपॉन में 2 है, हम देखो गुणा किए इधर है तभी गलत हो गया। तो 1/2 इंटू 5 और 10⁻⁻1 को लिख सकते हैं 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का 5 दूना 10, 1/4। जब इसको 1/4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.025 जूल आ जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 346 का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर को जो है 110 वोल्ट का AC सप्लाई आपूर्ति दी गई है। तो हमको बताना है सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा। ये हमको बताना है कि सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो हमारा कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ज़रा। कह रहा है कि प्राथमिक जो है N1 का जो मान है वो हमारा कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, ठीक है। जो N2 का मान है वो हमारा दे रखा है 200 दे रखा है। और प्राथमिक में जो धारा है वो हमारी दे रखी है 110 वोल्ट की। द्वितीयक में धारा बतानी है, E2 बताना है। क्या बताना है, E2 बताना है। सॉल्व कर लो, N1/N2 बराबर में E1/E2, ठीक है। बहुत ही देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस सूत्र से आते समझो, ठीक है। तो 800/200 बराबर में क्या हो जाएगा, 100/E2। सॉल्व कर लो इसको, 2 से 2 चौके 8, जब उसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 वोल्ट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 हर्ट्ज वाले अपचाई यानी कि स्टेप अप की स्टेप डाउन, अपचाई लिखा है मतलब अपचाई
चाई का मतलब होता है कम, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जब भी जैसे मान लो यहाँ पे तो लिख दिया बगल में, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके तुरंत देख लो क्वेश्चन कि कौन सा ट्रांसफार्मर दे रखा है। तो 50 हर्ट्ज वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में N1 जो है वो हमारा 400 घुमाव दे रखा है और 6000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा, आपूर्ति यानी स्रोत से जुड़ा है, यानी कि ये हमारा E1 का मान दे रखा है। कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान, कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम यानी फाई का मान पूछा है हमसे। किसका मान पूछा है? फाई का मान पूछा है और एफ भी दे रखा है। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर के जो ईएमएफ का समीकरण था उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ई बराबर 4.44 फाई एफ एन, 4.44, फाई का मान कितना है 50 हर्ट्ज और एफ का मान कितना है फाई एफ एन, एन का मान कितना है 400 और फाई हमको बताना है, तो फाई बताना है यहाँ से फाई बराबर, और ई का मान कितना है देखा 6000, ई का मान है 6000। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन भी नहीं है इसकी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज से एकल धारा मार्ग फेज परिणामीटर के 1 करोड़ को अधिकतम अथवा घनत्व 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यदि विद्युत वाहक बल प्रति फेरा 5 वोल्ट हो तो हमको बताना है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, जैसा बोल रहा वैसा करते जाओ। हमें पता है E1 जो है वो कितना दे रखा है 250 दे रखा है, और जो E2 है वो हमारा क्या है 3000 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 50 हर्ट्ज से एकल फेज ट्रांसफार्मर के अधिकतम होगा, ठीक इतना इतना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो क्या दे रखा है विद्युत वाहक बल प्रति फेरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रति फेरा यानी नंबर ऑफ टर्न नीचे है, विद्युत वाहक बल यानी ई हमारा ऊपर, यानी E/N का जो रेशियो वो हमारा दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है। E/N का जो रेशियो वो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो लगा लो यहाँ से कॉम्बिनेशन कि E1/E2 बराबर में क्या होता है N1/N2। तो यहाँ से हम लोग क्या दे रखा है विद्युत वाहक बल प्रति फेरा, यानी N1 नीचे है, तो E1/N1 बराबर में E2/N2 और बराबर में कितना दे रखा है हमारा 5 वोल्ट दे रखा है। एक बार इसको लेके हल करेंगे, एक बार इसको लेके करेंगे, पुराना वाला कॉन्सेप्ट। तो E1 का मान कितना है 250 बटे में N1 पता करना है, बराबर में हमारा कितना 5, तो 5 पंजे 25, 50 यानी कि फेरों की संख्या आ गई 50। इसके बाद E2/N2 बराबर 5 रख के हल कर लेंगे। E2 हमारा कितना है 3000, N2 पता करना है बटे में 5 बराबर में N2, तो 5 छक्का 600, यानी कि एक में 600 एक में 50, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी इजी क्वेश्चन है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका होगा ये अपनी बुक में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीयक पक्ष पर टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 200 वोल्टेज और डीसी लागू करते हैं। अब डीसी लागू कर रहा है, ट्रांसफार्मर है वो भी, तो डीसी लागू करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या वोल्टेज उत्पन्न होगा, क्योंकि जब प्राइमरी वाइंडिंग ही जल जाएगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कहाँ से हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन आदमी सॉल्व कर लेगा, सॉल्व करना बैठ जाएगा, आंसर भी निकल आएगा। लेकिन डीसी लाइन अगर नहीं पढ़ी है कि डीसी लाइन लगाते हैं तो फिर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अनुपातिक स्केल वाला दे रखा है कि जो सीटी का जो रेटिंग वो 100/100 एम्पियर 5 एम्पियर, मतलब ये है कि प्राइमरी में 100 एम्पियर है तो वो सेकेंडरी में 5 एम्पियर है, मतलब कि जो 5 एम्पियर की धारा है वो कितनी शो हो रही है, यानी 5 एम्पियर की जो धारा है वो बताता है 100 एम्पियर की धारा है। जो 5 एम्पियर की धारा है वो क्या बताता है, कि हमारी जो धारा है वो 100 एम्पियर की है, ये बताता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है के का मान पूछा है। क्या मान का पूछा है, के का मान पूछा है, यानी ट्रांसफार्मर रेशियो का मान पूछा है। तो ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर क्या होता है भाई, प्राइमरी वाला करो IP/IS, या फिर इसको I1/I2 कर लो, I1 बटे क्या कर लो I2, तो I1/I2 बताना है, तो यानी 100 बटे में 5, 5 दूना 10 यानी 20, ये ट्रांसफार्मर रेशियो के का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर और द्वितीयक पर जो है 40 चक्कर है। प्राथमिक पक्ष को जो है
1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा गया है तो द्वितीयक में वोल्टेज और करंट को बताना है कि द्वितीयक में वोल्टेज और करंट कितना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर, 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर जो है वो 250 चक्कर तथा सेकेंडरी पर जो है वो 40 चक्कर है और प्राथमिक को जो है 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से सप्लाई से जोड़ा गया है। ठीक है, प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा गया है। द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है और करंट क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की पावर यानी कि पी दे रखा है। ठीक है, तो जो जो चीज़ दे रखा है हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर जो है जो N1 है वो हमारा कितना 250 चक्कर है। ठीक है, प्राइमरी में 250 चक्कर व द्वितीयक पे जो है N2 बराबर दे रखा है 40 चक्कर है और प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा गया है। प्राथमिक को यानी कि E1 जो है वो हमारा कितना है 1500 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा गया। द्वितीयक के वोल्टेज यानी कि E2 में बताना है, द्वितीयक का वोल्टेज बताना है और क्या बताना है करंट भी बतानी है कि सेकेंडरी में करंट भी हमारी कितनी है। तो E2 तो बड़े आराम से निकल आएगा तुम्हारा कि N1 बटे N2 बराबर E1 बटे E2। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सीधा तुम्हारा यहाँ से क्या निकल आएगा E2 निकल आएगा कि जो E2 है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 240 वोल्ट निकल आएगा। ठीक है, तो तुमको पता चल गया कि जो हमारा E2 है वो कितना है 240 वोल्ट है। ठीक है, E2 जो है वो कितना है 240 वोल्ट निकल आया। अब हमको सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज तो पता चल गया, अब हमें बताना है करंट। करंट बताने के लिए देखो हमें पावर मालूम है, पावर कितनी है 25 केवीए है, तो P बराबर वी आई का फॉर्मूला लगा लो। P बराबर वी आई पढ़ा है तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन में V, P अपॉन में V। पावर कितनी है 25 केवी यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर, तो किलो को चेंज कर दो तो किलो में कितना होता है 1000, तो 25 इंटू 1000 और बटे में कितना हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग का कितना है 240। इसको सॉल्व करोगे, काट पीट के सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104 के समथिंग आएगा। 625 बटे कितना बन जाएगा 625 बटे बन जाएगा 6। जब 6 का भाग दोगे तो 104 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यानी कि 104 एम्पियर की धारा है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन बन जाएगा, जबकि बुक में गलत सॉल्व है, मतलब 140 की जगह पे उन लोगों ने 140 लिख दिया 104 की जगह पे, तो सही कर लेना सॉल्यूशन। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए, ट्रांसफार्मर पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, इसी तरह से सारे चैप्टर तुमको लगाने, इसी तरीके से पढ़ना होता है सारे चैप्टर को। ठीक है, अब मैं तुमको अपने नोट्स दोबारा दिखाता हूँ। एक नोट्स थे मेरे जो मतलब कि एक तरह से ऐसे ही था, किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका था वो। अब ये वो नोट्स है जो क्वेश्चन लगाने के बाद हमने देखा, जो हमको नई चीज़ें मिली उसको हमने अपडेट किया है कॉपी में। किस तरह से अपडेट किया, तो इसी तरह से तुमको सारे चैप्टर को अपडेट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा उसको। इसमें देखो इस वाले पहले पेज में, ये जो पहला पेज था इसमें हमने 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं। देखो सबसे पहले तो लिखा है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युत रूप से अलग होती है तथा चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है। इसमें रिलक्टेंस जो होता है वो क्या होता है निम्न होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझी गई कि क्वेश्चन के थ्रू क्या बात हमने बताई थी तुमको। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो बस जो थ्योरी लिखी है तो पेज नंबर लिख देना, बस कौन से पेज नंबर पर। जैसे ट्रांसफार्मर पहले पेज पे ये पहला पेज है, उसके बाद दूसरा पेज है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने तुमको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। इसके बाद रिलक्टेंस का काम करो, चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में बाधा पहुंचाता है। जिस हिसाब से रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को रोकने के लिए रिलक्टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट लिखा है एक पहले पेज में, ये वाला पॉइंट लिखा है कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, उसका प्रतिरोध निम्न होता है। ट्रांसफार्मर में जो भी वाइंडिंग, जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसमें इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है निम्न होता है, कम से कम प्रतिरोध रखते हैं। ठीक है, जो वाइंडिंग होती है जैसे प्राइमरी वाइंडिंग तो इस प्रकार से होती है ना वाइंडिंग, तो इस प्रकार से वाइंडिंग बनाई जाती है कि इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो कम हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला पेज। देखो इसके बाद ये तो तुम्हारा करोड़ प्रकार का ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे देखो क्या पॉइंट एक्स्ट्रा था कि इसमें कोर लॉस अधिक होता है क्योंकि इसमें कोर वाइंडिंग
जो कोर होती है वो वाइंडिंग के द्वारा ढकी जाती है, ठीक है। तो ये लाइन लिखी है क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में ही लिखी है कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर नहीं, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें क्या होता है, कोर लॉस अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि कोर से बना हुआ है इसलिए कोर लॉस अधिक होता है। और जो वाइंडिंग, कोर में जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, ढकी रहती है, ठीक है, क्योंकि कोर जो होती है वो वाइंडिंग के द्वारा ढकी होती है, ठीक है। तो देखो ना ये कोर है, ये कोर किसके द्वारा ढकी है, वाइंडिंग के द्वारा ढकी है, इसीलिए कोर लॉस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि सेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो तुम्हारे सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर लॉस क्या होता है, अधिक होता है, और कॉपर लॉस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है, कोर के ऊपर ही वाइंडिंग लपेटोगे तो कोर लॉस अधिक होता है, कॉपर लॉस क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, ठीक है। इसके बाद इधर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, इसके बाद इस वाले पेज में भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। इसके बाद अगले पेज में आते हैं CTPT के। देखो यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा लिखा है कि देखो लाल जहाँ भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है रेड पेन से एरो बना दिया हमने। तो सेकेंडरी में अमीटर की रेंज जो है 0 से 5 एम्पियर होती है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी में जो है अमीटर की रेंज अगर पूछ लेगा तो सेकेंडरी में अमीटर की रेंज जो है 0 से 5 एम्पियर तक होती है, मतलब कि 5 एम्पियर तक की ही धारा को ये दिखा सकता है, ठीक है, मानक के रूप में है, ठीक है। इसके बाद देखो इधर हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि सेकेंडरी में, मतलब वोल्ट मीटर की लाइन में लिखा है कि सेकेंडरी में वोल्ट मीटर की जो रेंज होती है वो 0 से 100 वोल्ट तक की होती है। कितनी होती है, 0 से 100 वोल्ट तक की। देखो ये हमने क्वेश्चन बना बना के अपने हाथ लिखे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो अपने हाथ बना ही लोगे सब, ठीक है। इतनी चीज़ तो हम तुम पे छोड़ दे रहे हैं बस, ठीक है। कि जो थ्योरी को है कुछ देखो, जैसे तुम्हें क्या लगता है कि हम थ्योरी पढ़ के याद हो जाता है क्या, हम भी देखो क्वेश्चन के रूप में थ्योरी बनाते हैं, कुछ जो थ्योरी पढ़ी इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लिया और याद हो जाती है तब थ्योरी, इसी तरीके से याद होगी थ्योरी, ना ऐसे कहानी पढ़ते रहो नहीं याद होने वाली, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें हमने लाइन लिखी है, ये तेल प्रकार के सिली ट्रांसफार्मर, इसमें देखो लाइन ये लिखी है, जो खनिज तेल होता है वो हमारा सस्ता होता है, ठीक है। खनिज तेल जो होता है सस्ता होता है, सिंथेटिक तेल महंगा होता है, और जो खनिज तेल होता है वो ग्रेड बी यानी कि ग्रुप बी प्रकार का तेल होता है, ठीक है। जो खनिज तेल होता है वो क्या होता है, ग्रुप बी प्रकार का तेल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो हमने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है कि ट्रांसफार्मर के तेल का रंग जो है पीला होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के तेल का रंग जो है पीला होना चाहिए, तेल की अम्लता बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो ये तुम्हारी लाइन लिखी है किसमें, सिंथेटिक तेल में लिखी है, ठीक है। तो इस वाली लाइन में हमने एरो करके लिखा है कि ट्रांसफार्मर तेल का रंग जो है पीला होता है, क्योंकि तेल का रंग हमको नहीं पता था, हमने सिलिका जेल के रंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो तेल का जो रंग होता है वो पीला होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखो हमने ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी है कि ट्रांसफार्मर जिस तापमान पर जलना शुरू होता है तो उसे बोलते हैं फायर पॉइंट यानी कि आग बिंदु बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस पर वाष्पशील होना स्टार्ट हो जाता है उसे फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इस पेज के। इसी प्रकार से अगले पेज में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। इसके बाद कनेक्शन प्रकार का जो है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। स्टार स्टार संयोजन का जो यूज है वो उच्च शक्ति और उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टार स्टार संयोजन का जो यूज है वो हम लोग कहाँ करते हैं, उच्च शक्ति और उच्च वोल्टेज में करते हैं, हाई पावर और हाई वोल्टेज में किया जाता है। इसके बाद देखो स्टार स्टार संयोजन में दोष को दूर करने के लिए जो है टर्सरी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टार स्टार संयोजन को, स्टार स्टार संयोजन में दोष होता है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है इधर उधर खसकने लगता है, इसलिए उनके न्यूट्रल के बीच में क्या लगाते हैं, टर्सरी बाइंडिंग लगा देते हैं। उसी को हम लोग स्कॉट संयोजन, टीटी संयोजन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसी को टर्सरी संयोजन बोलते हैं। तो टर्सरी संयोजन में देखो फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो टर्सरी संयोजन में जिस हिसाब से फिगर होता है वही देखो दो स्टार के बीच में क्या है, डेल्टा लगा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है कि स्टार स्टार संयोजन में दोष को दूर करने के लिए टर्सरी संयोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो उसके बीच में, दो स्टार के बीच में टर्सरी संयोजन करते हैं, तभी हमारा दोष क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। इसके बाद इस पेज में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है इसके बाद कि टर्सरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना होता है। ठीक है, टर्सरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हार्मोनिक को दूर करना। ठीक है, तो टर्सरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य होता है हार्मोनिक को दूर करना तथा अस्थिर वोल्टेज को असंतुलित करना। ठीक है, तो ये पूछ लेता है टर्सरी वाइंडिंग क्यों उपयोग की जाती है। तो टर्सरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वोल्टेज में जो हार्मोनिक का दोष आ रहा है उसको दूर करना, और वोल्टेज में जो अस्थिर है उसको असंतुलित करना होता है। ठीक है, अस्थिर वोल्टेज को असंतुलित करना होता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें। इसके बाद इसी पेज में दो एक्स्ट्रा पॉइंट और है कि मुख्य ट्रांसफार्मर में टैपिंग बीचों बीच में करते हैं। जो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है, ये पॉइंट किसका चल रहा है, ये स्कॉट संयोजन में ही लिखा हुआ है। ये जो है पॉइंट स्कॉट संयोजन में लिखा हुआ है, स्कॉट संयोजन की ही बातें हैं ये, क्योंकि दो ट्रांसफार्मर होते हैं, मुख्य ट्रांसफार्मर, एक टीजर ट्रांसफार्मर। तो मुख्य ट्रांसफार्मर में टैपिंग बीचों बीच में होती है। ठीक है, मुख्य ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग होती है वो बीचों बीच में करते हैं। इसके बाद क्या है कि स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर में घुमावों की संख्या प्राइमरी में 2:1 के अनुपात में होती है। ठीक है, मतलब स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर में जो घुमावों की संख्या होती है प्राइमरी में 2:1 के अनुपात में होती है। कितनी होती है, 2:1 के अनुपात में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब कि ट्रांसफार्मर तो 20 kV के ऊपर, या फिर ये बोल सकते हो कि 500 kVA से अधिक वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हम लोग ब्लास्ट कूलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चीज़ हमने बताई थी कि 500 kVA से जो भी ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं वो उस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। और 500 kVA के जो ऊपर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको पावर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन हमने बहुत अच्छे से बताई है जब क्वेश्चंस कराएं, तो दोबारा बताने का कोई औचित्य नहीं बनता, बस वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो इस पेज में अब और कुछ नहीं है। इसके बाद अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में देखो हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि ब्रीदर क्या है। तो ब्रीदर क्या होता है, अभिदेशी यानी कि सेंस डिवाइस है। अभिदिश सेंस डिवाइस है। तो ब्रीदर याद रखना, अभिदिश सेंस। इंग्लिश में पता नहीं कुछ नाम होगा जिसको हम लोग जानते हैं, कौ श्वासक को ही अभिदिश बोल रहा हो, ये ब्रीदर को ही क्या बोलते हैं, श्वासक बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश नेम तो पता नहीं था क्योंकि हिंदी की बुक है, तो अभिदिश भी कौ बोलते हो। ठीक है, तो देख लेना उसको। ठीक है, तो ब्रीदर जो है एक अभिदिश यानी सेंस साधन है। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो अपना पेपर में इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर इस पेज में कोई पॉइंट नहीं है एक्स्ट्रा। अगले पेज में आते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखे थे, ये चीज़ हमने तुमको लिखवा भी दी थी बाकायदा, बिल्कुल अच्छे से समझा भी दी थी। ठीक है, 0 डिग्री होता है, 120 डिग्री भी होता है। ठीक है, हमने बताया था क्वेश्चन के थ्रू। इसके बाद ये देखो ये भी चीज़ हमने लिखवा दी थी। ठीक है, हाँ ये चीज़ अच्छा समझ लो। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन लिखा है कि फ्लोरिनेटल पदार्थ का उपयोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिनेटल पदार्थ का उपयोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है कि डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार जब होगा तब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, और डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार होगा तब 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। डेल्टा स्टार या फिर डेल्टा स्टार या डेल्टा स्टार संयोजन है तब 30 डिग्री होगा फेज डिफरेंस, वो भी कैसा, लैगिंग का होगा। 30 डिग्री होगा तो कैसा होगा, लैगिंग का होगा। और इधर क्या होगा, लीडिंग का होगा। 30 डिग्री हो तो लीडिंग का होगा, और इधर क्या होगा, लैगिंग का होगा तुम्हारा। ठीक है, इधर जो होगा तुम्हारा किसका होगा, लैगिंग का होगा, इधर तुम्हारा किसका होगा, लीडिंग का होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो घड़ियाँ लिखी, घड़ियों के क्या लिखे हैं, टाइम लिखे हैं। ठीक है, ये जो घड़ियाँ हैं इन घड़ियों के क्या लिखे हैं, ये टाइम लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अब हमको तो पता नहीं कि यार इसमें ट्रांसफार्मर में लाइट आ रही है, कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें एक मीटर लगा होता है इस प्रकार से, उसमें टाइम लिखा होता है। ठीक है, तो दो तारे, दो जैसे घड़ी होती है ना, दो इसमें सुई होती है। ठीक है,
अगर 12 बज रहा होगा, दोनों सुइयाँ अगर ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तब हमारा फेज डिफरेंस जो होगा 0 डिग्री होगा। अगर 6 बज रहा है, ठीक है, अगर 6 बज रहा है तब हमारा फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। जब 11 बज रहा होगा तो 30 डिग्री होगा, वो भी कैसा, लीडिंग होगा। जब 1 बज रहा होगा तो 30 डिग्री होगा, वो भी कैसा, लैगिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। जैसे हम लोग के यहाँ जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसमें जब 10:30 बजते हैं तो वो ट्रांसफार्मर ऑन है, मतलब उसमें करंट आ रहा है। और जब हमारा, ठीक है, 3:30 बज जाता है तब हमारा ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है, मतलब उस घड़ी में मतलब इस तरह से सेटिंग की गई है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, तो वही चीज़ इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। इसके बाद देखो इस पेज में एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, उनको देख लो। देखो ये लिखा है कि आयरन लॉस वोल्टेज रेटेड तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है। ठीक है, जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज रेटेड तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है। यह लॉस धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो जो आयरन लॉस होता है वो हमारा धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो किस पर निर्भर नहीं करता, धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वोल्टेज रेटेड तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला भी देखो क्या होता है। आयरन लॉस में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक भंवर द्वारा हानि और एक क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि होता है। देखो भंवर द्वारा हानि में फ्रिक्वेंसी आ रहा है F² और हिस्टैरिसीस हानि में वोल्टेज भी आता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस हानि के फॉर्मूले में वोल्टेज भी आता है, तो इसी प्रकार से दोनों को मिला के बोल दिया गया कि आयरन लॉस जो होता है वो वोल्टेज रेटेड तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है। ठीक है, अब देखो आयरन लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड लॉस भी बोलते हैं। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जिक्र कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये चीज़ हमने लिखवाई भी थी सब चीज़ें। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि BH कर्व का जो एरिया होता है वो हिस्टैरिसीस हानि को बताता है। ये चीज़ भी हमने बताई थी फिगर बना के। ठीक है, तो इसका जितना ज़्यादा एरिया होगा हिस्टैरिसीस हानि उतनी ज़्यादा होता है। तो BH कर्व जो होता है वो हिस्टैरिसीस हानि को बताता है। जहाँ भी BH कर्व दिख जाए इसका मतलब हिस्टैरिसीस हानि तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अब जैसे ये तुम्हारा जो हिस्टैरिसीस हानि है, इसको दूर करने का एक ये भी उपाय होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए पतली पट्टियों से क्रोड का निर्माण करते हैं तथा पट्टियों को लेमिनेशन या वार्निश से इस पट्टियों को भी दूर, इस दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो जो तांबा हानि, उसमें एक पॉइंट लिखा है कि कॉपर लॉस जो होता है वो क्या होता है, धारा रेटेड होता है। क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, I²R, तो ये क्या होता है, केवल धारा पे ही डिपेंड करता है, इसलिए कॉपर लॉस जो होता है वो धारा रेटेड होता है। याद करने का पॉइंट हमने बता दिया। आयरन लॉस में देखो 2 लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। तो एडी करंट के फॉर्मूले में F² है, तो यानी फ्रीक्वेंसी रेटेड भी है, और हिस्टैरिसीस में V भी है, तो इसलिए V और F दोनों है। तो यहीं से अनुमान लगा सकते हो कि यानी कि धारा, मतलब कि जो आयरन लॉस है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है। ठीक है, यानी कि इस पर डिपेंड करता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या फिर वोल्टेज बढ़ेगा तो इन लॉस में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से इसमें भी कह रहा है कि जो करंट लॉस होता है वो धारा रेटेड होता है या फिर लोड पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि बोलते हैं ना, लोड आधा कर दिया जाए तो 1/4 करके लगाए थे सवाल। ठीक है, तो वही चीज़ है, क्योंकि I²R के समानुपाती होता है या फिर लोड के स्क्वायर के समानुपाती होता है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगले पेज पे आते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। तो देखो ओपन सर्किट टेस्ट में देखो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट में जो है, जो हाई वोल्टेज साइड जो है उसको ओपन रखी जाती है और लो वोल्टेज साइड में इक्विपमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ओपन सर्किट टेस्ट में इक्विपमेंट किस साइड लगाते हैं। तो जो इक्विपमेंट है, उपकरण जो है वो लो वोल्टेज साइड में लगाते हैं और हाई वोल्टेज साइड को क्या रखते हैं हम लोग, ओपन रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि इसका जो उपयोग है, उसका उपयोग होने वाले वाट मीटर यानी कि लो पावर फैक्टर का वाट मीटर होता है। यानी कि इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में जो वाट मीटर यूज किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, लो पावर फैक्टर का वाट मीटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो पावर फैक्टर का वाट मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो ओपन सर्किट टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो शॉर्ट सर्किट है परीक्षण। तो इसमें इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड में एमीटर लगाया जाता है। यानी कि इक्विपमेंट जो है वो हाई वोल्टेज के साइड में लगाते हैं। ठीक है, और लो वोल्टेज साइड को इसमें शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी एक चीज़ को याद कर लो,
इसमें ओपन सर्किट को याद कर लो, हाई वोल्टेज साइड में इक्विपमेंट और लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड में इक्विपमेंट, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। जैसे इसी का उल्टा किसमें हो जाएगा, विभो ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी ट्रांसफार्मर में यानी शॉर्ट सर्किट में हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैक टू बैक परीक्षण में एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इस पर लिखा है कि दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी दोनों ट्रांसफार्मर, इसमें जो दो ट्रांसफार्मर होते हैं दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बैक टू बैक परीक्षण में दो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कैसा जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है, और इनकी ध्रुवता आपस में कैसी होती है, विपरीत होती है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग को समांतर क्रम में जोड़ोगे दोनों ट्रांसफार्मर की, और सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ा जाता है, और इनकी ध्रुवता कैसी होती है, पोल, दोनों ट्रांसफार्मर की पोलरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की जो पोलरिटी है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ऑटो ट्रांसफार्मर वाले पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिख लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर में टैपिंग 3 पॉइंट पर होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग है वो 3 पॉइंट पे करते हैं। ये पहली टैपिंग 50% पे करते हैं, दूसरी पे टैपिंग 60% पे, और तीसरी जो टैपिंग है, जो तीसरी टैपिंग उसको हम लोग 80% पे करते हैं। ठीक है, कितने परसेंट पे करते हैं हम लोग, 80% पे करते हैं तीसरी वाली टैपिंग को। ठीक है, चलो अगले पेज पे आते हैं। अब इस पेज में भी कुछ नहीं है, इस पेज में भी कुछ नहीं है, इस पेज में भी कुछ नहीं है। इस पूर्ण लोड धारा इसमें आते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन पे आते हैं। देखो इसमें देखो ये स्टेटमेंट लिखा है, किसी भी युक्ति का वोल्टेज रेगुलेशन जो है कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर वो इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता उसकी चाहते हो, अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता चाहते हो, तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कम से कम होना चाहिए। जिस हिसाब से ऑटो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जितनी इनपुट दो उतनी आउटपुट मिल जाती है, मतलब उतनी पावर मिल जाती है। ठीक है, तो उतनी ही पावर मिल जाती है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, दक्षता उसकी 100% होती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये कंडीशन ही होती है। अगर कोई भी मशीन हो, उसकी अगर दक्षता तुमको अच्छी चाहिए तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है तो उसकी दक्षता क्या होती है, हाई होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर बता रहे हैं, सॉरी गलत बोल दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर दिमाग से हटा दो। वो कौन सा ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात होती थी। ठीक है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जितनी इनपुट देते हैं उतनी आउटपुट हमको मिल जाती है, मतलब दक्षता जो है पूरी से पूरी मिलती है। इसलिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इसका, शून्य होता है आदर्श ट्रांसफार्मर का। वही बोल भी रहा है कि किसी भी युक्ति का वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी दक्षता ज़्यादा पानी है तो। ठीक है, इसके बाद देखो एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा लिखा है कि वोल्टेज रेगुलेशन का निम्नतम मान जो है लीडिंग शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, और अधिकतम मान जो होता है वो लैगिंग शक्ति गुणांक पर मिलता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है, वो उसका जो निम्नतम मान होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का जो निम्नतम मान होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलता है, और वोल्टेज रेगुलेशन का अधिकतम मान जो होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर मिलता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्वचालित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कि रेगुलेशन नियामक में वोल्टेज का मान घटाने के लिए निम्न की जरूरत होती है। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन में वोल्टेज के मान को घटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। जब ये क्वेश्चन बताया था तो हमने कम से कम 3-4 मिनट इसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे थे। समांतर क्रम में चलाने के लिए ट्रांसफार्मर की शक्ति गुणांक भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आवर्ती भी समान होना चाहिए। लेकिन ये कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें दोष मिल जाता है, कभी कभी इसको गलत भी कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये, तो शक्ति गुणांक समान होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का। ये स्टेप अच्छा पॉइंट है, ये थोड़ा संशय में है। बाकी लिखवाया तो उसी ने था, थ्योरी में भी लिखवाया था उसने। ठीक है, मतलब कि जब क्वेश्चन वाली थ्योरी में बताया था उसने, जो 100 क्वेश्चन कराया ट्रांसफार्मर में, कि आवर्ती भी समान होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है वो भी बिल्कुल डाउट में रहता है,
ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से जो है सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, जहाँ लाइन खींची ना इसके बाद से सब एक्स्ट्रा पॉइंट ही लिखे हैं इसमें नीचे। देखो कह रहा डिवाइस और मशीन में क्या अंतर होता है। ठीक है, डिवाइस और मशीन में जो है क्या अंतर होता है। तो जो डिवाइस होती है, युक्ति होती है, वो क्या करता है, ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करता है। ठीक है, जो डिवाइस होती है, युक्ति होती है, वो क्या करता है, ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करता है। उसके एग्जाम्पल हो गए तुम्हारा ट्रांसफार्मर, बीजेटी और डायोड। तो ये क्या करता है, पावर को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है पावर को। ठीक है, जो युक्ति होती है, डिवाइस जो होती है, वो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मशीन की। मशीन का क्या काम होता है। तो मशीन जो होती है वो क्या करता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, जिस हिसाब से डीसी जनरेटर था तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, यानी कि ऊर्जा को बदलता है। ठीक है, जिस हिसाब से देखो ये डिवाइस क्या होती है, जैसे तुमने देखा होगा डीजे वगैरह बजता है तो मोबाइल का वायर जो कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो वो क्या कहता है, वॉइस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े स्पीकर बजने लगते हैं। तो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिवाइस जो होती है वो ऊर्जा को एक पर्पज से दूसरे में स्थानांतरण करता है, बदलता नहीं है वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि गाने की आवाज़ थी वो कुत्ते की आवाज़ बना दी उसने, ऐसा तो नहीं करता है। ठीक है, तो मशीन का काम करता है, मशीन जो होती है वो ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो कभी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वैसे ही उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मशीन बोलते हैं। जैसे कि ये जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इन सब का जो काम होता है। इसके बाद देखो डिवाइस कितने प्रकार की, डिवाइस हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्टिव डिवाइस और होता है पैसिव डिवाइस। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो हमने लिखे थे। एक्टिव डिवाइस में हमारा ट्रांजिस्टर आता है, डायोड आता है, एफईटी आता है। बाकी जो आरएलसी है, आरएलसी मतलब जिसमें रेजिस्टेंस होगा, लोड होगा, सर्किट होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, पैसिव लोड में आते हैं। और जैसे ट्रांसफार्मर के कोड को बनाने के लिए पूरी सामग्री क्या है, सबसे पहले अगर प्राथमिकता देंगे सीआरजीओ को देंगे, उसके बाद हम देखेंगे सिलिकॉन स्टील को। ठीक है, तो प्राथमिकता हमेशा सीआरजीओ को ही देंगे। ठीक है, और सीआरजीओ का उपयोग क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर की कोड बनाने में, क्योंकि जो सीआरजीओ में है हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो सीआरजीओ में जो होता है वो सीआरजीओ में हमारी हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। ठीक है, इसके बाद देखो ट्रांसफार्मर कोर को चुंबकित किया जाता है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय प्रक्रिया होती है। ये सब पॉइंट हमने लिखवाया था तुमको बोल के ही। ट्रांसफार्मर कोर को चुंबकित किया जाता है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय प्रक्रिया होती है। चुंबकीकरण से क्रोड का आयाम व आकार में परिवर्तन होता है, इसी कारण गुंजन की आवाज़ आती है। यह मैग्नेटिक चेंज के कारण होता है। इस गुंजन की आवाज़ को हमिंग या के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट हमने समझाया था कम से कम 10 मिनट बहुत अच्छे से। इसके बाद ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ समानता किसके कारण होता है, मैग्नेटोस्ट्रिकन के द्वारा आता है। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ें वैसे फिलहाल थ्योरी में लिखी। ओपन सर्किट मतलब याद करने का तरीका है, शॉर्ट में याद कर सकते हो। ओपन सर्किट टेस्ट में इक्विपमेंट कहाँ लगाओगे, यानी कि जो इक्विपमेंट के रूप में ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर यूज किया जाता है, इक्विपमेंट कहाँ लगाओगे, लो वोल्टेज साइड में लगाएंगे। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इक्विपमेंट कहाँ लगाएंगे, हाई वोल्टेज साइड में। तो इसमें और ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज को ओपन रखा जाता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। ओपन सर्किट कर रहे हो तो ओपन करोगे हाई वोल्टेज साइड को, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को नमूना परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को नमूना परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को क्या बोला जाता है, नमूना परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में पॉइंट लिखे थे कि वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तभी तो जितना हमने इनपुट दिया पूरा पूरा आउटपुट मिल जाता है। तो वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य होता है। इसके बाद क्या है कि कोर रिलेक्टेंस का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कोर के रिलेक्टेंस का मान भी शून्य हो जाता है। और रिलेक्टेंस में पता है धारा मतलब कि प्रवाह में धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है रिलेक्टेंस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं में बाधा उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं में बाधा उत्पन्न न करे, इसलिए कोर के रिलेक्टेंस का मान क्या हो जाता है, शून्य होता है। किसमें, आदर्श ट्रांसफार्मर में। तभी तुम्हारा जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है कोर की पारगम्यता यानी परमेबिलिटी अनंत होनी चाहिए। परमेबिलिटी अनंत जिस हिसाब से आदर्श चालक होता है। आदर्श चालक क्या होगा, इसमें कोई दोष नहीं होगा, यानी रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा
और चालकता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो पार यानी चालकता अधिक हो जाती है, चालक में क्या होती है, चालकता चालकता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ रहे आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो कोर की जो पारगम्यता होती है उसमें वो क्या होनी चाहिए, अनंत। पारगम्यता क्या होती है, पारगम्यता होती है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको प्रवाह करने में मदद करता है। जिस हिसाब से चालक और प्रतिरोध, चालक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में मदद करता है चलने में, लेकिन प्रतिरोध उसको रोकता है। उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखा को चलाने में मदद करता है कौन, परमेबिलिटी। तो ये क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हमारी चुंबकीय बल रेखा जाएंगी तो उतना ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा, तो आदर्श ट्रांसफार्मर हमारा बन जाएगा। इसके बाद आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं होगा, तो इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस सब शून्य होता है, कोई भी लॉस शून्य होगा। और वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होता है, शून्य होता है। और इसकी दक्षता क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट भी हमने लिखवाया था तुमको। निम्न आवृत्ति के लिए हम लोग आयरन कोर का यूज करेंगे, मध्यम आवृत्ति के लिए फेरेट कोर का यूज करेंगे, और उच्च आवृत्ति के लिए CRGU का यूज करेंगे, और अति उच्च के लिए हम लोग वायु कोर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो वायु प्रकार की कोर में सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। वायु प्रकार की कोर में जो है वो सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। वायु प्रकार की कोर में सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। वायु प्रकार की कोर में BH कर्व क्या होता है, लीनियर बनता है। ठीक है, वायु प्रकार की जो कोर होती है उसमें जो BH वक्र होता है, BH कर्व जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर बनता है। तो वायु प्रकार की कोर में BH कर्व जो होता है हमारा कैसा, लीनियर होता है, मतलब सीधा बनता है। ये हमारा BH कर्व होता है, ये देखो सीधा बना हुआ है। ठीक है, तो वायु प्रकार की कोर में BH कर्व जो होता है हमारा लीनियर बना होता है, यानी कि सीधा बना होता है। ठीक है, अब देखो जितनी ज़्यादा आवृत्ति बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, जितनी ज़्यादा आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जिसे इसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला भाग कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट हमने बताया था वाइंडिंग, दूसरा पॉइंट कोर, और तीसरा पॉइंट होता है ऑयल, तेल होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से बताई थी ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद टैप चेंजर क्या होता है ये भी मैं तुमको बताया था, टैप चेंजर इसको भी मैं समझाया था, और डिफिनेशन भी यही लिखवा दी थी हमने। आउटपुट वोल्टेज को रोटरी स्विच के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए वाइंडिंग में अलग अलग स्थान पर टैपिंग की जाती है, और सामान्यतः टैप चेंजर का उपयोग जो है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। सामान्यतः टैप चेंजर का जो प्रयोग हम लोग पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेल्टा स्टार संयोजन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, डेल्टा स्टार संयोजन के जो है फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इसका फ़ायदा कहाँ करेंगे, डेल्टा स्टार संयोजन का सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे इसका यूज। ठीक है, तो डेल्टा स्टार संयोजन का यूज कहाँ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में ही करते हैं। इसके बाद जो न्यूट्रल तार होती है उसमें करते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब कि सॉरी, जो स्टार कनेक्शन होता है उसका क्या क्या फ़ायदा होता है, तो डेल्टा स्टार संयोजन में डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज करते हैं। और डेल्टा यानी स्टार होने के कारण इसमें क्या होती है, न्यूट्रल की तार भी होती है। डेल्टा में नहीं होती है तार, स्टार में होता है न्यूट्रल। तो डेल्टा स्टार संयोजन में हमारा न्यूट्रल तार भी मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी क्या है, स्टार है। और असंतुलित भार को संभालता है। ठीक है, जो डेल्टा स्टार संयोजन होता है वो असंतुलित भार को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद ये इसको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं कि डेल्टा स्टार को 3 फेज तथा 4 वायर सिस्टम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में न्यूट्रल की उपस्थिति होती है। मतलब इस संयोजन का उपयोग क्यों करते हैं उसी के बारे में पॉइंट लिखा है, डेल्टा स्टार के बारे में। ये डेल्टा स्टार संयोजन के बारे में ही पॉइंट लिखे हैं। ये चारों पॉइंट किसके बारे में लिखे हैं, उसी के बारे में लिखे हैं। और ये चारों पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, बहुत अच्छे से, कम से कम इसमें 10 मिनट तो गए होंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो दोबारा डिस्कस करना कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये चारों पॉइंट भी नोट करवा रही है, हमने बोल के नोट भी करवा लिए थे। ठीक है, और चारों पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है, इनको देखो नोट किया। इसके बाद देखो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में नो नंबर ऑफ़ कॉइल बताओ। ठीक है, तो हमने बताया ना स्टार स्टार ट्रांसफार्मर और नंबर ऑफ़ कॉइल, तो उसको भी हमने समझा दिया था बाकायदा। ये थ्योरी वाली बुक की कुछ फिगर दिखा के हमने समझाया था। 9 कॉइल होते हैं, 1 2 3 4, मतलब इस तरह से बताया था हमने। ठीक है, अब देखो न्यूट्रल बिंदु अस्थिरता के कारण खिसकता है, मतलब इसी का पॉइंट है, ये जो है इसी का पॉइंट है। ठीक है, वही कह रहा है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट में अस्थिरता के कारण जो होता है वो खिसकने लगता है, न्यूट्रल पॉइंट ऊपर नीचे होने लगता है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा संयोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें यांत्रिक संतुलन के लिए एक्स्ट्रा लोड भी जोड़ सकते हैं, मतलब यांत्रिक संतुलन के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग,
एक्स्ट्रा लोड को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक संतुलन के लिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लोड भी जोड़ सकते हैं। ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण में किस पद्धति का यूज किया जाता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण में अंतर संरक्षण में किस पद्धति का यूज किया जाता है? तो दो पद्धति का यूज किया जाता है। पहला ट्रांसले प्रणाली और दूसरा होता है मेर्ज प्राइज प्रणाली, और ये दोनों प्रणाली का यूज किया जाता है। और 2 MVA से अधिक पावर ट्रांसफार्मर में इन दोनों प्रणाली का यूज किया जाता है। इन दोनों प्रणाली का यूज कहाँ करेंगे? जिस ट्रांसफार्मर की जो पावर है 2 MVA से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम लोग इन दोनों प्रणाली का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांसफार्मर में स्लजिंग का कारण क्या है? तो तेल का ऑक्सीकरण। ठीक है, सब एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हमारी थ्योरी से ही निकाले हैं, जो कॉपी थे बुक की जो 6500 है उन्हीं क्वेश्चन से। असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने के लिए बैलून ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इसको भी लिखवाया था हमने। और विद्युत पृथक्करण गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है? तो ऑटो प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये इस तरीके से तुमको हर चैप्टर फिनिश करने हैं, ये होना चाहिए पढ़ने का तरीका इसमें ITI में। ठीक है, तो यही अब तरीका अपनाओ सब में। ठीक है, जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर अब पढ़ने जा रहे हो और या फिर रिवीजन करते हो, तब भी सबसे पहले थ्योरी पढ़ो कायदे में। इसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद उस थ्योरी को याद करने के लिए क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन को लिखो, तो क्वेश्चन के थ्रू उसी क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल रट जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन पे आओ, अपने मन से क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद हमारी वीडियो देने से पहले तुम क्या करो कि वो क्वेश्चन को तुम पहले अटेंड कर लिया करो ज़रूर से ज़रूर, ताकि पता तो चले कि हाँ हम यहाँ पे ये सोच रहे थे, अच्छा ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए थी। तो इसमें बहुत मदद मिलेगी तुमको। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको ज़रूर करना है। कोई भी वीडियो का अगर हमने क्वेश्चन मान लो वीडियो को हमने दिया क्वेश्चन को, किसी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया, तो पहले क्या करो उस चैप्टर के क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, तो अपने जब आप सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा थोड़ा, अच्छा हम ये गलत चीज़ सोच रहे थे, अच्छा ये चीज़ यहाँ सोचनी चाहिए थी। हाँ, हमने जिस तरीके से बताया तो तुम खुद अपनी राय से, अच्छा यार इसने इस तरीके से बताया है, हम तो इससे भी मतलब हमने ये सोचा था, तो हम तो मतलब इससे अच्छा मतलब हमारा क्वेश्चन तो इससे भी शॉर्ट में हो गया। हो ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन का सलूशन हम ही अच्छा बताएं, कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा हो। ठीक है, उससे भी आंसर निकल सकता है, उससे शॉर्ट में भी निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी तुम अपनी बात तो शेयर नहीं कर सकते, ले अपने पास ही दबा के रखो अपना नॉलेज। ठीक है, जब कभी टाइम मिले हमें बता देना। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद क्या है, तो क्वेश्चन लगा, इसके बाद क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले उसको कॉपी में लिख लिया। अब कॉपी में क्या, अब रिवीजन के हमने कहा रिवीजन करना। पेपर के टाइम में तुम पूरी 6500 बुक तो ना सोल्यूशन करोगे, सीधा क्या करोगे, इन्हीं चैप्टरों को पढ़ोगे, इन्हीं की थ्योरी से पढ़ोगे। और मेन चीज़ थ्योरी वाली कॉपी है, ये थ्योरी वाली कॉपी जो बननी इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर द्वारा तैयार हुआ, अब तुम ITI का जो भी पेपर दोगे तो ये मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 क्वेश्चन तुम आराम से सही कर डालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे तुमको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और बाकी तो मेरी यही सलाह है, आराम से मतलब जिस तरह से इसी तरीके से नोट्स बनाओ, जो भी क्वेश्चन नए टाइप के मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं उसको कॉपी में लिखो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की रिपीटिशन करो, मतलब कि सब रिपीट ही होता है सब जो हर जगह। ठीक है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता ITI में, तो बस उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज बहुत करना, बहुत ज़्यादा रिवीजन करो बस, और कुछ नहीं। सिलेक्शन पाने का बस केवल एक ही तरीका, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और विद्धि भर का सिलेबस यार आराम से ख़त्म कर सकते हो सब। ठीक है, चलो बाय।